स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। और आज मैं आप लोगों के बहुत ही अनुरोध पर छंद पर वीडियो लेकर के उपस्थित हुई हूँ। आप लोगों का इंतजार आज खत्म होता है। बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट करके कहा था कि मैम प्लीज छंद पर वीडियो बनाइए, तो आप लोगों के प्रतीक्षा को विराम देते हुए आज मैं आप लोगों के लिए छंद पर वीडियो लेकर के उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, छंद का मतलब ही होता है आह्लादित करना, आनंदित होना। तो वैसे भी आज हमें इस कक्षा में बहुत ही आनंद आने वाला है, क्योंकि आज का हमारा जो विषय है वह आनंदित करने वाला ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। छंद के विषय में जानते हैं कि छंद किसे कहते हैं, छंद क्या है। सबसे पहले छंद शब्द जो है यह चद धातु से बना हुआ है। किस धातु से? चद धातु से बना हुआ है। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आह्लादित करना या प्रसन्न करना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि हमारे हृदय में आह्लाद पैदा होता है तो उसे ही हम छंद कहते हैं। छंद क्या हो गया कि जिसको पढ़ने के बाद हमारे हृदय में खुशी उत्पन्न हो, हमें आनंद आए, उसे ही हम छंद कहते हैं। अब एक उदाहरण देखिएगा। मैं आपको एक छंद गा करके सुनाऊंगी और आप आनंद लीजिएगा। जैसे देखिएगा। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सुना आपने? कितना आनंद आया, कितनी शांति महसूस हुई। यही छंद है, यानी जिसको सुनने के बाद, जिसको पढ़ने के बाद हमारा हृदय आह्लादित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, वो क्या है? छंद है। तो चलिए, हमने ये जान लिया कि छंद क्या होता है। बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल आनंद लेते हुए आपने समझ लिया कि छंद क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि छंद के अंग कौन कौन से हैं। छंद के कितने अंग हैं और वो कौन कौन से हैं, इनके विषय में जब तक हम चर्चा नहीं करते हैं हम छंद पूरी तरह से नहीं समझ सकते। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं और दृष्टि डालते हैं कि छंद के अंग कौन कौन से हैं। छंद के कुल 7 अंग हैं। कितने? 7 अंग हैं। अब एक एक करके हम चर्चा करेंगे और बिल्कुल मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं कि आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगने वाला है कि मैंने कुछ अलग चीजें बताई। बिल्कुल सही समझा आपने। मैं वही चीजें बताने जा रही हूँ, उन्हीं पे चर्चा करने जा रही हूँ जिनको सुनने के बाद आपको लगेगा ये तो मुझे पता था। बिल्कुल नाम के अनुसार ही हर वर्ण का मतलब है। हर जितने भी छंद के अंग हैं उनका मतलब आप उनके नाम से समझ लेंगे। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला अंग क्या है? वर्ण। छंद का सबसे पहला अंग है वर्ण। अब ध्यान दीजिएगा, वर्ण क्या है? वर्ण आपने जब से हिंदी पढ़ना शुरू किया है, व्याकरण पढ़ना शुरू किया है, तब से उसके विषय में जाना है। क्या है? स्वर है, व्यंजन है, सब आते हैं इसमें, लेकिन एक स्वर वाली जो ध्वनि होती है वह वर्ण कहलाती है। एक स्वर वाली यानी जिसमें स्वर नहीं होगा उनकी गणना हम इसमें नहीं करेंगे, यानी स्वर युक्त जो ध्वनियां होंगी वही क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं। जैसे देखिएगा, क, अ, आ, का, की, कु, ये सब वर्ण हैं। क्यों? क्योंकि इनमें स्वरों का मेल है, एक स्वर इसमें अवश्य है। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। इनको आपने बहुत पहले से पढ़ा है तो बिल्कुल जाना पहचाना से सा आपको लगा होगा, बिल्कुल अपना सा लगा होगा। तो यूं आपने बिल्कुल आसानी से समझ लिया कि वर्ण क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और छंद का जो दूसरा अंग है उसको समझते हैं। छंद का दूसरा अंग है मात्रा। क्या है? मात्रा। इसके नाम से भी आराम से आप समझ जाएंगे, क्योंकि इसके नाम को भी बिल्कुल आपने सुना हुआ है।
अब देखिए मात्रा क्या है। किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। उच्चारण काल यानी समय को। किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चरित होने में जो समय लगता है, जो काल लगता है, वही क्या होता है, मात्रा, उसे ही हम कहते हैं। अब देखिएगा छंदों के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो वहां पर मात्राएं दो होती हैं। कौन कौन सी, ध्यान दीजिएगा। पहला लघु और दूसरा गुरु। क्या क्या, लघु और गुरु। बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइएगा, एक एक स्टेप बिल्कुल आसानी से, आराम से मैं समझाऊंगी आपको, और तब तक आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक आपको एक एक पॉइंट क्लियर ना हो जाए। और अगर कहीं भी आपको इसके बाद भी कुछ दुविधा लगती है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे, मैं आपकी उस दुविधा को दूर करूंगी। तो इसलिए आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि छंद आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी हम चर्चा क्या कर रहे थे। लघु और गुरु ये क्या होती हैं, ये छंद की मात्राएं होती हैं। तो सबसे पहले लघु के विषय में चर्चा करते हैं। देखिएगा, लघु अ ई उ री, ये सब क्या है, ह्रस्व जो स्वर हैं, इनकी मात्रा लघु के रूप में होती है। और जब छंद में इनकी मात्रा हम लगाते हैं तो एक खड़ी पाई के माध्यम से इसे इंगित करते हैं। किसके माध्यम से, एक खड़ी पाई के माध्यम से। ये हो गए हमारे लघु की मात्राएं। अब बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है, गुरु। गुरु जो मात्रा है वो, अब उसके ऊपर बढ़ते हैं कि गुरु कितना, गुरु किसे कहते हैं। अब देखिएगा, गुरु का तात्पर्य है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी आप कह लीजिए आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, और इनके साथ ध्यान दीजिएगा संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं, सबको पता है, 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। 4 होते हैं ना। संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, इनके विषय में भी आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो मेरे चैनल पर वीडियो है, आप देख सकते हैं। संयुक्ताक्षर होते हैं वो अक्षर जिनमें 2 अक्षरों का मेल होता है। जैसे मैंने कहा क्ष, क्ष में आपने देखा कि क और मूर्धन्य श जो होता है इसका मेल होकर के श बना। मैंने कहा त्र, तो त और र का मेल होकर के क्या बना है, त्र। तो इनको कहते हैं संयुक्ताक्षर। यह भी किसके अंतर्गत आते हैं, गुरु के अंतर्गत। और गुरु की मात्रा मैंने क्या बताया, अंग्रेजी का जो वर्ण होता है यस, देखा होगा आपने, या हिंदी में जिसको आप अवग्रह, संस्कृत में अवग्रह अ बोलते हैं, या यूं कह लीजिए कि अंग्रेजी के वर्णों में जिसको आप यस बोलते हैं, यस का जो चिन्ह होता है, उसी तरीके से गुरु की मात्रा लगाई जाती है। तो हमने बताया आपको कि जो दीर्घ स्वर होते हैं वो होते हैं गुरु मात्रा के अंतर्गत। और क्या मैंने बताया, जो संयुक्त अक्षर होते हैं, जो संयुक्त वर्ण होते हैं, संयुक्ताक्षर वर्ण, वो होते हैं। और क्या होते हैं, देखिएगा, अनुस्वार युक्त वर्ण। जिन वर्णों में अनुस्वार हो वो ही गुरु के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा विसर्ग युक्त वर्ण, यानी जिन वर्णों में विसर्ग होता है वह भी इनके ही अंतर्गत आते हैं। वैसे विसर्गों की चर्चा संस्कृत में ज्यादा उपयोगी होता है। हिंदी के छंदों की जब हम चर्चा करते हैं तो वहां विसर्ग से युक्त शब्द आते नहीं हैं, यहाँ संयुक्त वर्ण आते हैं। और कौन कौन से आते हैं, कौन आते हैं, अनुस्वार वाले आते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विसर्ग युक्त वर्ण जो होते हैं वह भी गुरु कहे जाते हैं। तो इतना बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़े अब देखिएगा आगे क्या है, मात्राओं को कैसे गिना जाता है, ये तो जानना आपका सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको मात्राओं की गणना करनी नहीं आएगी, आप किसी भी छंद को पहचान नहीं पाएंगे। तो कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको मात्राओं की गणना करना सिखा रही हूं। बिल्कुल ध्यान से एक एक करके समझते जाइएगा और देखते जाइएगा। देखिए, जैसे मैंने कहा
प्रकृति, एक शब्द है प्रकृति। अब प्रकृति में बताइए कि मात्रा कौन कौन सी लगेगी, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। प्र में क्या है, प और र है। प कैसा है, आधा अक्षर है, आधे अक्षर को गिना नहीं जाता है जब पहले आता है। तो बचा क्या हमारा, र, यानी र पे कौन सी मात्रा लगी, लघु, यानी प्र पे मात्रा कौन सी लगी, लघु। उसके बाद क्री, मैंने क्या बताया, री लघु में आता है, तो क्री पे कौन सी मात्रा लग जाएगी, लघु। और ती छोटी की मात्रा है, यह भी लघु, यानी प्रकृति में हमारी मात्रा क्या बनेगी, लघु लघु लघु। ठीक है, आगे बढ़े। एक और उदाहरण देखिएगा, समृद्धि। मैं कुछ ऐसे ऐसे उदाहरण आपको दे रही हूं जिसमें आपके फंसने के चांसेस, आपके भ्रमित होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए मैं उन्हीं उदाहरणों को चुन चुन करके आपके समक्ष ले आई हूं ताकि आपकी दुविधा, आपका संशय दूर हो सके। चलिए देखिएगा, समृद्धि। अब समृद्धि में बताइए कौन सी मात्रा लगेगी, कैसे, देखिएगा। स, आसान सी बात है कि सिंगल वर्ण है तो इसमें क्या लगेगा, लघु। मृद्धि, मृ, अब आप कहेंगे मृ में लघु लगना चाहिए, लेकिन नहीं, ध्यान दीजिएगा, इसका गुरु लगेगा। क्यों, क्योंकि धी जो है, समृद्धि, धी में ध और द है, आधा द और ध है। तो जब संयुक्ताक्षर आता है, मैंने बताया है जो संयुक्त वर्ण होता है वह गुरु में होता है। कब, अपने से आगे वाले को वो गुरु कर देता है। अभी नियम हमने पढ़ा ना, तो यहाँ पे क्या है, द और ध है, समृद्धि में धी में द और ध है, तो आधा द जो है वो क्या करेगा, मृ को गुरु कर देगा, और धी छोटी तो लघु। तो मात्रा क्या बनी समृद्धि में, लघु, गुरु और लघु। और उदाहरण देखिएगा ताकि बिल्कुल भी आपको कहीं भी डाउट न रह जाए। विज्ञानम, विज्ञानम, ये शब्द देखिएगा, विज्ञानम, वी में आप कहेंगे लघु लगेगा क्योंकि छोटी ई की मात्रा है, लेकिन आप भूल रहे हैं, मैंने एक नियम और बताया था कि जब संयुक्ताक्षर होते हैं वो अपने से आगे वाले को क्या कर देते हैं, गुरु कर देते हैं। यहाँ संयुक्ताक्षर क्या आया है, ज्ञ से ज्ञानी, जो ज्ञ शब्द आया है यह संयुक्ताक्षर है। किससे किससे मिला है, ज और य का मेल है। तो ज जो है वो क्या है, जो वर्ण है ज, आधा ज जिसको हम बोलते हैं, वह जाकर के वी को क्या कर देगा, गुरु कर देगा। तो वी की मात्रा क्या लगेगी, गुरु। ज्ञा में य बचा है, य में आ लग गया तो इसकी भी मात्रा गुरु। न के बाद म है, नियम ध्यान रखिएगा, म क्या है, म अनुस्वार युक्त है, तो ये क्या करेगा, न को गुरु कर देगा। समझ में आया, क्योंकि दोनों नियम ध्यान में रख करके चलना है आप लोगों को। मैंने लघु मात्रा बताई, मैंने दीर्घ मात्रा बताई, गुरु मात्रा बताई आपको, लेकिन साथ के साथ 3 नियम भी बता दिए थे। तो जहां पर ये नियम आएंगे हमें ध्यान रखना है कि वो नियम साथ के साथ चलेंगे। इसलिए विज्ञानम में आपकी मात्रा जो बनेगी वो बनेगी गुरु, गुरु और गुरु। एक बार मैं फिर बता दूं आपको कैसे। वी में लघु आना चाहिए लेकिन गुरु आएगा क्योंकि ज्ञानम में संयुक्त अक्षर है। ज जो है वो ज आगे के वी को गुरु कर देगा। उसके बाद न्या बचा तो ये तो गुरु है ही। इसके बाद नम बचा, म जो है चूंकि अनुस्वार युक्त है इसलिए हलंत है वहां पे, यानी आधा वर्ण है, तो आधा वर्ण होने की वजह से वो आगे वाले को क्या कर दिया, संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षर आगे को गुरु कर दिया। आप यूं कह रहे विज्ञानम, तो ये संयुक्ताक्षर होने की वजह से, संयुक्ताक्षर तो नहीं कह सकते, ये आधा वर्ण होने की वजह से, आधा वर्ण है और यह क्या करता है, अपने से आगे वाले वर्ण को क्या कर देता है, गुरु कर देता है। तो विज्ञानम में क्या मात्रा लगी, गुरु, गुरु, गुरु। इतना समझ में आया, आगे बढ़े। एक और उदाहरण देखिएगा, समीक्षा। समीक्षा में क्या लगेगा मात्रा, बिल्कुल सही, स लघु, मी गुरु, क्षा गुरु क्योंकि संयुक्ताक्षर है, आ है
संयुक्ताक्षर में आ है, समीक्षा। अब आप सोचेंगे कि मी गुरु था ही, और आधा क्षा में जो क और श आया है, तो जो आधा क है वो कहाँ जाएगा? तो गुरु ही मात्रा है, उसकी लिमिट है, वो दो ही अपना रख सकता है अस्तित्व, तीसरा नहीं रख सकता, और गुरु पहले से है ही, इसलिए वो गुरु ही रहने वाला है। ठीक है, तो समीक्षा की मात्रा हमारी क्या बनी? लघु, गुरु, गुरु। एक सिंपल सा उदाहरण और देखिएगा, ताकि आपको भी ये लगे कि हाँ, इसमें तो मैंने सही कर लिया, और उम्मीद है इसको आप लोग सारे लोग सही कर लेंगे। मैंने कहा अमन, अमन में मात्रा कौन सी लगेगी? यस, अ में लघु, म में लघु, न में लघु, यानी अमन की मात्रा बनी लघु, लघु, लघु। तो अब उम्मीद करती हूं कि मात्रा बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। मात्रा समझने में आप कभी भी गलती नहीं कर सकते। कहीं भी अगर आपको मात्रा गिनने के लिए आएगा तो आपसे 101% गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। आगे बढ़ें। अब देखिएगा, छंद का जो अगला अंग है वह है गति। तीसरा है गति। अब गति के विषय में जानते हैं क्या है। गति सबको पता है, चाल। गति का अर्थ चाल। और जब छंद के बारे में हम बात करते हैं तो गति का अर्थ क्या आ जाता है? लय या प्रवाह। यानी जब हम गाते हैं किसी छंद को, किसी दोहा, चौपाई, सोरठा, कुछ भी गाते हैं तो एक लय के साथ गाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्णप्रिय लगे। क्यों? क्योंकि वो छंद है। छंद का काम क्या है? आह्लादित करना, प्रसन्नता देना। तो जब हमें प्रसन्नता कब मिलेगी? जब हम उसका गायन करेंगे। और किसके साथ गायन करेंगे? लय, सुर, ताल के साथ। तो गति का तात्पर्य क्या है? लय या प्रवाह। अब मैं एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगी, सुनिएगा, समझिएगा और आनंद लीजिएगा। देखिएगा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसाहु सुरभूप। कैसा लगा आपको? सुन के मन प्रसन्न हुआ? और आपने एक चीज नोटिस भी की होगी कि मैंने क्या किया, इस लय में मैं जगह जगह रुकी हूं, इस प्रवाह में मैं रुकी हूं। कहां कहां आपने देखा? पवन तनय संकट हरण, एक विराम आ गया, मंगल मूर्ति रूप। तो ये जो है, ये जो मैंने गाया है, अभी जो गा के सुनाया है आपको, यह जो एक प्रवाह दिया है, लय दी है, यही गति है। तो गति हमने समझ ली बिल्कुल आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं छंद का अगला अंग वो क्या है। छंद का अगला अंग है यति। यति, अब समझते हैं यति क्या है। यति यानी विराम, यानी रुकना। यति का मतलब होता है रुकना, यानी छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए जो हम रुकते हैं उसे ही क्या कहते हैं? यति कहते हैं या विराम कहते हैं। यानी जो हम रुकते हैं सांस लेने के लिए, जैसे मैंने कहा पवन तनय संकट हरण, रुक गई मैं, क्यों? सांस लेने के लिए। यही यति है। इसे क्या कहते हैं? यति कहते हैं। किसमें? छंद में। छंद में यही यति कहा जाता है। आगे बढ़े, आगे देखिएगा, अगला है तुक। छंद का जो अगला अंग है वह है तुक। यहां हम छंद के अंगों की चर्चा कर रहे हैं। जैसे हमारे शरीर में कितने अंग हैं? हाथ है, पैर है, नाक है, आंख है, कान है, ये सारे हैं ना हमारे बॉडी पार्ट्स, शरीर के अंग हमारे। वैसे ही यहाँ छंद के अंगों की बात हो रही है। तो अगला अंग क्या है छंद का? तुक। अब देखिएगा तुक क्या है। तुकबंदी सुना होगा आपने, तुकबंदी होना, बिल्कुल वही चीज है। तुक का मतलब क्या है? जब कोई छंद हम पढ़ते हैं उसमें जो अंतिम वर्ण जो होते हैं चरणों के, उनमें मिलाप होना। चरणों के अंत में एक जैसे वर्णों की आवृत्ति होना। आवृत्ति मतलब बार बार आना। ये क्या होता है? तुक कहलाता है। संस्कृत में तो इसका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन हिंदी में छंद का प्राण कहा जाता है तुक। क्या कहा जाता है?
छंद का प्राण, यानी हमें आनंद ही तब आता है जब वो छंद में तुकबंदी हो। अब देखिएगा, जैसे पवन तनय संकट हरण, यही उदाहरण मैं आपको बार बार इसलिए दे रही हूं ताकि आपको एक ही उदाहरण के माध्यम से आपके सारे छंद के अंगों को आसानी से आप समझ सकें। अब देखिएगा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम, अब रूप आया यहां। अब देखिएगा, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। अब रूप और भूप में क्या आया है? तुकबंदी आई है, यही होता है तुक। तो उम्मीद करती हूं कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि तुक क्या होता है, और तुक छंद का प्राण कहा जाता है। चलिए, मजा आ रहा है ना, आनंद आ रहा है आपको कक्षा में, समझ में बिल्कुल अच्छे से आ रहा है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला अंग छंद का, और वो क्या है? वो है चरण। क्या है? चरण। अब चरण के बारे में जान लेते हैं कि चरण क्या है। छंद के कितने भाग होते हैं? प्रायः 4 भाग होते हैं। छंद के प्रायः 4 भाग होते हैं, और इसमें से प्रत्येक को चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? चरण कहते हैं प्रत्येक को। जैसे अभी वही उदाहरण आप लीजिएगा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। क्या हुआ? पहला संकट हरण के बाद दूसरा चरण शुरू हुआ मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित तीसरा हुआ हृदय बसहु सुर भूप। ये क्या हो गया? चौथा, यानी 4 चरण हुए। मैंने चरणों की बात की थी, और छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, ये मैंने बताया आपको। तो इस हिसाब से आपने देखा कि इन चरणों को ही, यही चरण होते हैं जो कि छंद में होना आवश्यक होते हैं। तो छंद का एक अंग चरण भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ें। अब ये रहा छंद का अंतिम अंग, और वो क्या है? गण। इस पे थोड़ा सा आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा परिश्रम, बस थोड़ा सा, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा आपको। मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप आज के बाद इनकी चर्चा, गणना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल गणों की बात मैं कर रही हूं। छंद में जो अंतिम अंग होता है वह है गण। अब बताइए गण क्या है? चलिए बताती हूं मैं कि गण क्या होते हैं। 3 मात्रिक वर्णों के समूह को गण कहते हैं। 3 मात्रिक, यानी 3 मात्रा हो, 3 मात्रिक वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों की संख्या कितनी होती है? 8। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, गणों की संख्या 8 होती है। और जितना मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं, आपकी परीक्षा के परिदृश्य से, चाहे आप अपने पाठ्यक्रम की बात कर रहे हो, चाहे किसी प्रतियोगी परीक्षा की बात कर रहे हो, इतने में से ही आपका 101% सारे प्रश्न हल होने वाले हैं। मोस्टली प्रश्न, अगर आपने मेरी वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देख ली, तो मैं दावा करती हूं कि आपके 1 नंबर भी छंद से संबंधित इधर उधर नहीं होने वाले हैं। छंद टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए आप ये भी जान रहे हैं कि छंद को एक भाग में बांध पाना, समेट पाना नामुमकिन है। तो इसलिए जो छंद के बारे में जो चीजें छूटेंगी, उन पे मैं अति शीघ्र दूसरी वीडियो भी लेकर के उपस्थित होंगी। बस आपको प्रत्येक भाग को ध्यानपूर्वक देखना है ताकि आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाए। चलिए, तो हम गणों की चर्चा कर रहे थे कि गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। चलिए, अब इन गणों को हम याद कैसे करें 8 को? ये भी तो एक टास्क है, ये भी हमारे लिए एक टास्क है कि हम कैसे याद करें। तो बिल्कुल यूं चुटकियों में आप याद करेंगे। मैं आपको बताती हूं कि इसका एक सूत्र है, याद करिएगा। यमाता राजभान शलगा। क्या? यमाता राजभान शलगा। 4 बार बोल लीजिए मेरे साथ, अपने आप याद हो जाएगा। यमाता राजभान शलगा, यमाता राजभान शलगा। याद हो गया ना? अब देखिए, अब इनकी गणना कैसे की जाएगी, मैं बिल्कुल आसानी से आपको बता रही हूं, आराम आराम से समझिएगा। अब जब मैंने कहा, ये जो मैंने सूत्र बताया आपको, यमाता राजभान शलगा, इसमें एक एक वर्ण को 3-3 तक गिनते जाना है। पहला क्या बनेगा? बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाते जाइए। यमाता, ये पहला बना। दूसरा जो गण बना वह मातारा। क्या बना? मातारा।
तीसरा बना ताराज, चौथा बना राजभा। देखते जाइएगा, यमाता राजभान सलगा से ही सारा बन रहा है। उसके बाद पांचवा बनेगा जभान भा, उसके बाद छठा बनेगा भानश, सातवां बनेगा नसल और आठवां बनेगा सलगा। अब इसके बाद नहीं बनेगा क्योंकि सलगा के बाद ल गा दो ही शब्द बन रहा है और 3 गणना होनी चाहिए। ये मैंने नियम बताया है कि गणों में ये 3 मात्रिक होते हैं। ये तो यहाँ पर सलगा के बाद लगा सिर्फ बच रहा है, इसलिए अब इसके आगे नहीं बनेगा। तो क्या होगा, हमने क्या किया कि 8 हमारे गण बन गए और इन 8 गणों को कैसे करेंगे, उनके पहले वर्ण से इनका नाम रखा जाएगा। अब देखिएगा, पहले मैंने कहा यमाता, यमाता आपने देखा। अब यमाता में देखिएगा, य पहला वर्ण है तो इसको हम कहेंगे य गण। जैसे आपको याद है जब आपने वर्णमाला पढ़ी होगी तो उसमें व्यंजन वर्णों को जब आपने 5 वर्गों में बांटा होगा, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग बांटा है ना, सेम वैसे ही यहाँ भी आपको करना है। तो यमाता में य पहला वर्ण है तो ये बन जाएगा य गण, मातारा में म गण, ताराज में त गण, राजभा में र गण। यानी हमारे गण कितने हो गए यहाँ, 4, य गण, म गण, त गण, र गण और आगे क्या बनेंगे, ज गण, 5वां, 6ठा भ गण, 7वां न गण और 8वां क्या बनेगा, 8वां बनेगा हमारा स गण। तो आपने देखा कितने गण बन गए हमारे, 8। और ये हमने कहां से निकाला, यमाता राजभान सलगा से। तो बिल्कुल आसानी से बना, कोई कठिनाई आई इसको समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इनकी मात्राएं आपको बता रही हूं। अब यगण, यगण में देखिए मात्रा क्या बनेगी, य माता। अब य पे लघु, मा गुरु, ता गुरु, यानी यगण की मात्रा क्या हो गई, लघु गुरु गुरु। अब मगड़ की मात्रा देखते हैं, मगड़ में क्या है, मातारा। यहाँ पे क्या बनेगा, गुरु गुरु गुरु, यानी मगड़ की मात्रा क्या हो गई, गुरु गुरु गुरु। आगे तगड़, अब तगड़ में देखिएगा तगड़ की मात्रा क्या होगी, ताराज, यानी गुरु गुरु लघु। तगड़ की मात्रा गुरु गुरु लघु। अब राजभा, रगड़, रगड़ की मात्रा बनेगी गुरु लघु गुरु। क्या बनी, गुरु लघु गुरु। आगे जभान, यानी जगड़, जगड़ की मात्रा क्या बनेगी, लघु गुरु लघु। सही, आगे बढ़े, चलिए। भानश, भगड़, भगड़ की मात्रा क्या बनी, गुरु लघु लघु। 7वां है नसल, नगड़, नगड़ की मात्रा क्या है, लघु लघु लघु। और लास्ट अंतिम देखिएगा सलगा, सलगा की मात्रा क्या है, यानी जिसको हम सगण बोलते हैं, तो इसकी मात्रा है लघु लघु गुरु। अब बताइए कि क्या मात्राओं को लगाने में, समझने में कोई भी कठिनाई महसूस हुई आपको। सूत्र आपने 2 बार 4 बार पढ़ना है, यमाता राजभान शलगा आपको याद हो जाएगा। आप गणों को आसानी से बना सकते हैं, गणों का नामकरण कर सकते हैं, गणों की मात्राएं क्या होंगी ये भी आप आसानी से लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूं कि आज की कक्षा में जितनी भी चर्चा हुई है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ कठिनाई महसूस हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अब हम जो हमारे छंद के जो और छंद की अंगों के बारे में तो हमने चर्चा कर ली, छंद के जो भेद हैं, छंद के जो प्रकार हैं,
इनकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।